नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो प्राचीन यूनानी राजनीति चिंतन की सामान्य विशेषताओं के संदर्भ में चल रहा है और अपन ने इस संदर्भ में यूनानी राजनीतिक संस्थाएं चिंतन के मुख्य विषय के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और जो तीसरा जो हमारे पास में जो टॉपिक आता है वो आता है सोफिस्टों की भूमिका, रोल ऑफ सोफिस्ट। अपन इस संदर्भ में इनके विचारों के संदर्भ में देखते हैं, सोफिस्टों की भूमिका के संदर्भ में देखते हैं, इनकी महत्व और इनके कार्य के बारे में देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान एथेंस में लोकतंत्र का जो उत्कर्ष हुआ था उससे विचार की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट को बढ़ावा मिला। इसी दौर में पुराने भूस्वामी अभिजात वर्ग जो लैंड ऑनर थे और वो जो इस तरीके के जो सत्ताधारी थे, जो जिनको अपन एस्टोक्रेट भी कह सकते हैं, अब इनको एक एलिट ग्रुप के लोग भी कह सकते हैं। और ये एक नए व्यापार कुशल संपन्न वर्ग के बीच राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिद्वंदिता इनके बीच में चल पड़ी थी। ऐसी हालत में लोकमत, जो पब्लिक ओपिनियन का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो वाक चतुरता या एक वाक पटुता के प्रयोग का रास्ता एक तरीके से खुल गया था। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे वैतनिक शिक्षकों का मतलब है पेड टीचर्स, यानी कि जिनको पैसा दो और शिक्षा प्राप्त करो, का समूह अस्तित्व में आ गया। जो धनवान लोग उस समय जिनके पास में पैसा थे, धन था, ऐसे धनवान लोग को राजनीति में सफलता प्राप्त करने की इच्छा जो थी, उनको ऐसे जो सोफिस्ट थे वो धन लेकर के शिक्षा देते थे। उन्हें यह सिखाते थे कि वाक्पटुता और तर्क की कला के बल पर आप जनसाधारण के मन को कैसे जीत सकते हैं। इन लोगों को सोफिस्ट, कूट तर्कवादी या वितंडावादी कहा जाता था। वस्तुतः सोफिस्ट एक व्यवसाय, एक प्रोफेशन था। यह कोई विचार या संप्रदाय यानी कि स्कूल ऑफ थॉट नहीं था। इन लोगों का काम करने का तरीका एक जैसा था, परंतु इनके विचार एक जैसे नहीं थे। काम करने का तरीका तो एक जैसा था, लेकिन इनके विचार एक जैसे नहीं थे। जैसे हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि पंडित लोग जो कार्य प्रणाली अपनाते हैं और जो करते हैं वो लगभग कार्य प्रणाली तो एक जैसी होती है, लेकिन विचार अलग अलग होते हैं। यहाँ पूजा पाठ करने वालों के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूँ। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है प्रोटोगोरस, जॉर्जियस और प्रोडिकप्स। कुछ लोग सुकरात को भी सोफिस्टों की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन यह दृष्टिकोण उन लोगों का सही नहीं है, क्योंकि सुकरात अपने शिष्यों से कोई शुल्क या वेतन या धन या पैसा नहीं लेती थी। सुकरात का उद्देश्य जो ध्येय था वो था सत्य का अन्वेषण करना, सत्य की खोज करना, जबकि सोफिस्ट लोग कुतर्क या कूट तर्क की सहायता से दूसरों को वश में करने की कला सिखाते थे। इनका दावा था कि न तो कोई विश्वजनित सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, न ही न्याय के कोई अमूर्त सिद्धांत, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस होते हैं। प्रोटोगोरस का कहना था कि मनुष्य ही सब वस्तुओं का मानदंड है, अर्थात मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। यह विचार सोफिस्टों के सामान्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब यह था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विश्वास के अनुसार यह निर्णय करने की योग्यता रखता है कि क्या सही है और क्या गलत है या क्या सही नहीं है। अतः मनुष्य के व्यवहार के लिए या शासन के संचालन के लिए कोई नियत निश्चित नियम निर्धारित नहीं किए जा सकते थे। ऐसे विचार रखकर सोफिस्टों ने प्रकृति के तार्किक आधार, जो उनका एक तरीके से रैशनैलिटी ऑफ नेचर को चुनौती दी थी, जो कि यूनानी दर्शन और नीति शास्त्र, एथिक्स का मूल सिद्धांत था। सोफिस्टों ने अपने विचार अपने समकालीन यूनानी चिंतन से हटकर रखे।
इनका कहना था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। इन सोफिस्टों ने सही कहा था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होते हैं, होते थे, होते हैं, होते रहेंगे, क्योंकि स्वार्थी होते हैं मनुष्य। ये बिल्कुल फैक्ट है। और उनकी शक्तियां बराबर नहीं होती, ये भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कोई शक्ति अधिक होती है, कोई कम होती है। कोई ज्ञान में ज़्यादा है, कोई अपने शारीरिक शक्ति में ज़्यादा है, कोई कूटनीति में ज़्यादा है। ये विचार के आधार पर अलग अलग कम ज़्यादा ये हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में थॉट के आधार पर भी अलग अलग हो सकते हैं। अतः राजनीतिक सत्ता दूसरों को विवश करने की एक शक्ति पर आश्रित है। अर्थात राजनीतिक शक्ति वो है जो दूसरों को विवश कर सके। राजनीति के अंतर्गत या तो बलशाली लोग मिलकर निर्बल लोगों के दमन की तरकीब करते हैं, या फिर निर्बल लोग बलशाली लोगों से अपनी रक्षा के लिए अपना संगठन बनाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि या तो जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति हैं, बलशाली लोग हैं, वो प्रभावशाली, बलशाली, धनवान लोग गरीबों पर, निर्बलों पर अपनी कूटनीतिक दाव पेचों के आधार पर उनके ऊपर दमन करते हैं, उनके ऊपर शासन सत्ता स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, शासन सत्ता स्थापित कर लेते हैं। इनकी शासन सत्ता अपने हित में कार्य करती है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए किसी देश में, किसी क्षेत्र में, उस समय यूनान में इस तरह के क्षेत्र भी हुआ करते थे जहाँ की जो शक्तिशाली लोगों की संख्या तो कम थी और निर्बल लोगों की संख्या ज़्यादा थी। ऐसी स्थिति में वो निर्बल लोग बलशाली लोगों से अपनी रक्षा के लिए अपना संगठन बना लेते थे, तो वहाँ वो बलशाली लोगों की सत्ता की तुलना में निर्बल लोगों की सत्ता स्थापित हो जाती थी। इस तरह से वे जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट वाले नियम में विश्वास करते थे। उनका विचार था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं है और राज्य भी प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि कृत्रिम संस्था, एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका निर्माण स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। किसका निर्माण? राज्य का निर्माण स्वार्थ पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। सोफिस्ट लोग व्यक्तिवाद, जो हमारा एक व्यक्ति को विशेष महत्व देते हैं, ऐसी एक विचारधारा के सर्वप्रथम शिक्षक थे। अर्थात हम यूँ कहें कि व्यक्तिवाद के प्रथम प्रतिपादक कौन थे, तो इसमें हम देखते हैं कि सोफिस्ट लोग इस जो विचारधारा है उसको प्रस्तुत करने वाले प्रथम लोग थे, क्योंकि ये व्यक्ति को महत्व देते थे, किसी संस्था विशेष को महत्व नहीं देते थे। और उन्होंने इस विचार को बढ़ावा दिया कि राज्य सामाजिक समझौते, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है। उन्होंने कानून और नैतिकता में अंतर करते हुए यह तर्क दिया कि कानून मनुष्यों को तर्क बुद्धि के विरुद्ध चलने के लिए विवश करता है। बिल्कुल बात सही है। इस तरह प्राचीन यूनान में लोगों को प्रचलित मत या मान्य विचारधारा के विरुद्ध तरह तरह के तर्क प्रस्तुत करने की पूरी स्वाधीनता थी। मतलब वो इतने आज़ाद थे, इतने स्वतंत्र थे, इतने फ्री मैन थे कि वो अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र थे। यह बात महत्वपूर्ण है कि प्लेटो ने अपनी मुख्य कृतियों में जो संवाद डायलॉग की शैली में लिखी गई हैं, प्रसिद्ध सोफिस्टों के विविध तर्कों को सामने रखकर उन्हें काटने की कोशिश की है। यानी कि जो प्लेटो है उसने अपने तर्कों के आधार पर उससे पूर्ववर्ती जो भी सोफिस्ट थे उनके तर्कों को अपने तर्कों के आधार पर काटने की उन्होंने भरसक कोशिश करी थी। प्राचीन यूनान के राजनीतिक दार्शनिकों में हम देखते हैं कि सुकरात आते हैं, जिनका जन्म 469 ईसा पूर्व में हुआ था और उनको जहर का प्याला पिला करके उनका जीवन जो समाप्त किया गया था वो 399 ईसा पूर्व में किया गया था। और प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था और इन्होंने अपना शरीर त्याग किया था 347 ईसा पूर्व में। और अरस्तु 384 ईसा पूर्व में जन्म लेते हैं और 322 ईसा पूर्व में इन्होंने शरीर त्याग किया था। ये विशेष रूप से प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिकों में गिने जाते हैं तीनों थिंकर्स। प्रिय छात्रों छात्राओं, ये टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है और इसके संदर्भ में एक प्रश्न बनता है जो कि बड़ा महत्व का है, जो मैंने आपके इस PDF में भी डाल रखा है। और ये प्रश्न है, प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन वहाँ प्रचलित राजनीतिक संस्थाओं की देन था। इस कथन की समीक्षा कीजिए।
इस प्रकार का इस टॉपिक के संदर्भ में, और ये एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है। एक और मैं बात कहूँ कि अपने एक टॉपिक इसमें बीच में आया था कि व्यक्तिवाद। ये व्यक्तिवाद क्या है? तो व्यक्तिवाद के बारे में मैं और 2 शब्द आपसे कहूँगा। व्यक्तिवाद वैसे तो व्यक्ति को महत्व देता है और यहाँ दूसरी संस्थाओं वगैरह को महत्व नहीं देता या व्यक्ति की तुलना में कम महत्व देता है। वह सिद्धांत जिसके अनुसार व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट का सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकर है, सबसे ज़्यादा डिसीजन लेने वाला है, और उसकी सिद्धि करते समय वह दूसरों के हित साधन में भी योग देता है। अपने भी हित की सिद्धि करे और दूसरे के हितों की सिद्धि करने में भी योगदान दे। अतः राज्य या अन्य कोई भी संस्था व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति स्वयं राज्य या अन्य किसी संस्था के लिए नहीं है। अर्थात सारी जो भी संस्थाएं हैं राज्य की, वो व्यक्ति के लिए हैं, व्यक्ति किसी राज्य या किसी संस्था के लिए नहीं है। ये व्यक्तिवाद एक संक्षेप में आपको बताया गया है। तो प्रिय छात्र और छात्राओं, अपना ये टॉपिक यहीं पूर्ण होता है। आज इतना ही। धन्यवाद।